सोचिए अगर शतरंज का घोड़ा 2.5 घर चलने के बजाय मान लीजिए सीधा चलने लगे। हाँ, या फिर क्रिकेट में अंपायर ही ना हो। बिल्कुल। मतलब खेल के नियम बदल दो तो नतीजा ही बदल जाता है ना। चुनावों का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। सही बात है। नियम और सबसे जरूरी एक निष्पक्ष निर्णायक वो पहले से तय होने चाहिए, वरना तो खेल ही बिगड़ जाए। एकदम। तो आज हम इन्हीं नियमों की आप कह सकते हैं तह तक चलेंगे। भारत के संविधान में चुनाव और प्रतिनिधित्व मतलब इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में क्या लिखा है। हाँ, और हमारे पास इसके लिए काफी अच्छा सोर्स भी है। बिल्कुल। हमारे सामने स्रोत हैं NCERT की किताब भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के कुछ खास अंश। हाँ, ये किताब काफी फाउंडेशनल है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो इस चर्चा में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझे कि चुनाव के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, भारत ने कौन सा तरीका अपनाया और क्यों अपनाया, और ये भी कि निष्पक्ष चुनाव कितने जरूरी हैं और क्या उनमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, क्या बातें चल रही हैं उस पर। हाँ बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल बहुत बेसिक सा लगता है पर जरूरी है। लोकतंत्र में चुनाव क्यों चाहिए, मतलब क्यों है इतने जरूरी। देखिए, बात सीधी सी है। भारत जैसा इतना विशाल देश, इतनी विविधता, इतने सारे लोग, क्या ये मुमकिन है कि हर कोई, हर एक नागरिक हर फैसले में सीधे तौर पर शामिल हो? नहीं, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। अब करोड़ों लोग कैसे एक साथ फैसला लेंगे। बिल्कुल। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारी तरफ से हमारे लिए फैसले लेते हैं। हाँ, मतलब हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर एक तरह से उन्हें सौंप देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये चुनाव ही वो तरीका है जिससे ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो देखा जाए तो चुनाव लोकतंत्र का सबसे साफ दिखने वाला, सबसे विजिबल सिंबल बन गए हैं। सही कहा। अच्छा, अब ये तो हो गई जरूरत की बात, लेकिन इन चुनावों के नियम कौन तय करता है, कैसे होते हैं ये चुनाव। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हमारे संविधान में है। संविधान ही चुनावों के बुनियादी नियम तय करता है। बुनियादी नियम मतलब क्या क्या आता है इसमें। इसमें बहुत कुछ आता है। जैसे सबसे पहले तो ये कि वोट कौन दे सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है वोटर की। हाँ, जैसे उम्र या नागरिकता। बिल्कुल। फिर कौन चुनाव लड़ सकता है, उम्मीदवार बनने के लिए क्या शर्तें हैं। ठीक है। फिर ये कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया की देखरेख, उसकी निगरानी कौन करेगा। कोई तो चाहिए ना जो ये सब संभाले। हाँ, एक इंडिपेंडेंट बॉडी। एग्जैक्टली। और फिर वोट कैसे डाले जाएंगे, उनकी गिनती कैसे होगी, ये सब प्रक्रियाएं। ये तो बहुत सारी चीजें हो गई। हाँ, और ये सारे नियम इतने जरूरी हैं कि इन्हें आप सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, मतलब सरकार भी तो चुन के ही आती है। हाँ, लेकिन सोचिए, अगर नियम बनाने का अधिकार पूरी तरह से उस वक्त की सरकार के पास हो, तो क्या वो ऐसे नियम नहीं बना सकती जो उसी के फायदे में हो। हाँ, ये तो हो सकता है, वो अपने जीतने के चांस बढ़ाने वाले नियम बना सकती है। बिल्कुल। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने ये तय किया कि चुनावों से जुड़े ये बुनियादी नियम संविधान में ही दर्ज होने चाहिए, ताकि कोई भी सरकार इन्हें अपनी मर्जी से आसानी से बदल ना सके। अच्छा, ये बात है, यानी नियमों को एक तरह की सुरक्षा दी गई है संविधान में। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर बात आती है अलग अलग चुनाव प्रणालियों की, मतलब इलेक्शन सिस्टम्स की। हाँ, ये मैंने सुना है, अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम होते हैं। बिल्कुल। भारत में हम लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, शॉर्ट में FPTP। FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये क्या होता है। इसका मतलब सीधा सा है। देखिए, पूरे देश को या राज्य को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है। इन्हें कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हाँ, जैसे दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। बिल्कुल सही। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाना है, 1 रिप्रेजेंटेटिव पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है। और चुनाव में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनमें से जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वही जीत जाता है। हाँ, वही जीत जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जो सबसे आगे निकल गया, पोस्ट को पार कर गया, वही विजेता। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं कि जीतने वाले को आधे से ज्यादा वोट मिले हों। बिल्कुल जरूरी नहीं। मान लीजिए एक सीट पर 4 उम्मीदवार हैं, ए को मिले 30% वोट, बी को 28%, सी को 25% और डी को 17%। तो कौन जीता? ए जीत गया, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा मिले 30%।
हालांकि 70% लोगों ने उसे वोट नहीं दिया। एग्जैक्टली यही एफपीटीपी सिस्टम है। इसे प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। जिसे औरों से ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, चाहे उसे बहुमत यानी 50% से ज्यादा न मिला हो। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है अपने चुनावों से? हाँ बिल्कुल, 1984 के लोकसभा चुनाव याद कीजिए। हाँ, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे। हाँ, उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में वोट मिले थे करीब 48%। 48%, ठीक है। लेकिन उन्हें लोकसभा में सीटें कितनी मिली? 533 में से 415, यानी 80% से भी ज्यादा सीटें। अरे, वोट मिले 48% और सीटें 80% से ज्यादा, ये कैसे हुआ? ये एफपीटीपी का ही असर था। हुआ ये कि बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत तो गए, लेकिन उन्हें वोट 50% से कम मिले थे। अच्छा। क्योंकि जो विपक्षी वोट थे वो कई उम्मीदवारों में बंट गए, तो कांग्रेस उम्मीदवार कम वोट पाकर भी सबसे आगे निकल गया और सीट जीत गया। ऐसा कई सीटों पर हुआ और नतीजा ये कि 48% वोट पर 80% से ज्यादा सीटें मिल गईं। बाप रे, ये तो बड़ा अजीब सा सिस्टम लगता है फिर। मतलब वोट शेयर और सीट शेयर में इतना बड़ा अंतर। हाँ, ये एफपीटीपी की एक खासियत कह लीजिए या खामी, इस पर बहस होती है। यहाँ यही होता है कि जो सबसे आगे वही विजेता, चाहे फासला कितना भी कम क्यों ना हो। तो क्या इसका कोई विकल्प है? कोई और सिस्टम भी है? हाँ बिल्कुल है। एक मुख्य वैकल्पिक व्यवस्था है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या पीआर सिस्टम। पीआर सिस्टम, ये कैसे काम करता है? ये सिस्टम एफपीटीपी से काफी अलग है। ये इजराइल या नीदरलैंड जैसे कई देशों में इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, या फिर बड़े बड़े कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। अच्छा, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होती? आमतौर पर नहीं, या बहुत बड़ी होती हैं। और यहाँ पर वोटर किसी उम्मीदवार को वोट देने के बजाय अक्सर पार्टी को वोट देते हैं। पार्टी को? फिर उम्मीदवार कैसे चुने जाते हैं? हर पार्टी चुनाव से पहले अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी करती है, एक प्राथमिकता क्रम में। चुनाव में जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, संसद में उसे लगभग उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। मतलब अगर किसी पार्टी को 30% वोट मिले तो उसे संसद की 30% सीटें मिल जाएंगी। हाँ, मोटे तौर पर यही होता है। फिर वो पार्टी अपनी लिस्ट में से उतने ही उम्मीदवारों को संसद भेज देती है, प्राथमिकता के क्रम में। अच्छा, तो इसमें वोट और सीट का अनुपात बिगड़ता नहीं है जैसे एफपीटीपी में होता है? हाँ, इसमें ये विसंगति काफी कम हो जाती है। छोटी पार्टियों को भी उनके वोट शेयर के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या भारत में ये पीआर सिस्टम का इस्तेमाल होता है? हाँ, होता है, लेकिन सीमित रूप में। हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों जहाँ हैं कि चुनाव इसी पीआर प्रणाली के एक खास तरीके से होते हैं। कौन सा तरीका? उसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एसटीवी। ये पीआर का ही एक प्रकार है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के लिए हमने एफटीपीपी ही चुना है। हाँ, तो फिर वही सवाल कि आखिर हमने ये एफटीपीपी सिस्टम ही क्यों चुना, जबकि पीआर सिस्टम ज्यादा न्यायपूर्ण लग रहा है वोटों के अनुपात के हिसाब से? देखिए, जब संविधान बन रहा था तो इस पर बहुत बहस हुई थी। संविधान निर्माताओं ने एफटीपीपी को मुख्यतः 2-3 वजहों से चुना। क्या वजह थी वो? पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी इसकी सरलता, सिंप्लिसिटी। सरलता कैसे? मतलब ये सिस्टम आम वोटर के लिए समझना और इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको बस अपने इलाके के उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनना है, किसे वोट देना है, ये चॉइस बहुत क्लियर है। हाँ, ये तो है। पीआर सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था समझने में। बिल्कुल, संविधान बनाने वालों को लगा कि नए नए आजाद हुए देश में जहां साक्षरता भी कम थी, वहां एक सरल और सीधी चुनाव प्रणाली अपनाना बेहतर होगा। अच्छा, और दूसरी वजह? दूसरी वजह थी स्थिरता, स्टेबिलिटी। उन्हें लगा कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई जा रही है जहां सरकार को लोकसभा में बहुमत चाहिए होता है। एफटीपीपी सिस्टम में अक्सर ऐसा होता है कि जीतने वाली पार्टी या गठबंधन को, जैसा हमने कांग्रेस के उदाहरण में देखा, वोटों के अनुपात से कुछ ज्यादा सीटें मिल जाती हैं। हाँ, 48% वोट पे 80% सीटें। हाँ, तो इससे एक स्थिर और निर्णायक बहुमत वाली सरकार बनने की संभावना बढ़ जाती है। पीआर सिस्टम में अक्सर कई छोटी छोटी पार्टियां जीत कर आती हैं, जिससे मिलीजुली सरकारें बनती हैं जो कई बार अस्थिर हो सकती हैं। ये भी एक पॉइंट है, स्थिर सरकार जरूरी है देश चलाने के लिए। तीसरी बात ये
कि एफटीबीपी में वोटर का अपने प्रतिनिधि से सीधा जुड़ाव होता है। आपको पता होता है कि आपके इलाके का सांसद या विधायक कौन है, आप उसे जानते हैं या जान सकते हैं। हाँ, और उससे सीधे जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं अगर वो काम ना करे। कि भाई हमने आपको चुना था, आप हमारे मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे। पीआर सिस्टम में ये सीधा जुड़ाव थोड़ा कमजोर हो सकता है क्योंकि वहां अक्सर पार्टी को चुना जाता है। अच्छा, तो मतलब सरलता, स्थिरता और जवाबदेही, इन वजहों से हमने एफपीटीपी को चुना। हाँ, मोटे तौर पर यही कारण थे जिन्होंने संविधान निर्माताओं को एफटीटीपी के पक्ष में मोड़ा। लेकिन क्या एफपीटीपी की कोई कमियां नहीं हैं? हमने वो कांग्रेस वाला उदाहरण देखा, वो तो अजीब था। हाँ, कमियां तो हैं। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि वोटों के प्रतिशत और सीटों के प्रतिशत में भारी अंतर आ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले पूरे देश में, पर सीटें सबसे ज्यादा न मिले। ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर उस पार्टी के वोट बहुत सारी सीटों पर नंबर 2 पर रह जाएं और दूसरी पार्टी कम वोटों से ही सही पर ज्यादा सीटें जीत जाएं। और कोई कमी? एक और बड़ी कमी ये मानी जाती है कि इसमें छोटे सामाजिक समूहों या नई राजनीतिक पार्टियों के लिए सीटें जीतना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके समर्थक अक्सर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने केंद्रित नहीं होते कि वो वहां जीत सकें। उनके वोट पूरे राज्य या देश में फैले हो सकते हैं, लेकिन किसी एक सीट पर जीतने लायक वोट नहीं मिल पाते हैं। एफपीटीपी में तो सिर्फ जीतने वाले को ही सब कुछ मिलता है, बाकी सबके वोट एक तरह से बेकार चले जाते हैं उस सीट के नतीजे के लिहाज से। हाँ, ये बात तो है। तो फिर इन समूहों को प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? ये एक बहुत गंभीर चिंता थी, खासकर भारत जैसे विविधता वाले देश में। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने इस समस्या का एक हल निकाला। क्या हल निकाला? उन्होंने समाज के कुछ खास वंचित वर्गों यानी अनुसूचित जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट्स एससी, और अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी, के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया। ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अच्छा, आरक्षित सीटें ये कैसे काम करती हैं? क्या यहाँ सिर्फ एससी एसटी वोटर ही वोट डालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आरक्षित सीट पर वोट डालने वाले सभी वोटर होते हैं। सामान्य, एससी, एसटी, सभी। पूरा निर्वाचन क्षेत्र वोट डालता है। तो फिर आरक्षण कैसे हुआ? आरक्षण उम्मीदवार के लिए होता है। मतलब उस आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार केवल उसी समुदाय के हो सकते हैं जिसके लिए वो सीट आरक्षित है। अगर सीट एससी के लिए आरक्षित है तो केवल एससी उम्मीदवार ही वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो या निर्दलीय हो। अच्छा, वोटर सब, पर उम्मीदवार सिर्फ आरक्षित वर्ग से। इससे ये सुनिश्चित होता है कि उस वर्ग का कोई ना कोई प्रतिनिधि चुनकर जरूर आएगा। बिल्कुल, यही इसका मकसद था कि संसद और विधानसभाओं में इन वंचित समुदायों की आवाज जरूर पहुंचे, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। ये सीटें कैसे तय होती हैं कि कौन सी सीट आरक्षित होगी और कितनी सीटें आरक्षित होंगी? ये सीटें उस राज्य या क्षेत्र में एससी और एसटी समुदाय की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय होती हैं। जितनी उनकी आबादी का प्रतिशत है, लगभग उतनी ही प्रतिशत सीटें उनके लिए आरक्षित की जाती हैं। और ये तय कौन करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी आरक्षित होगी? ये काम एक स्वतंत्र संस्था करती है जिसे परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। ये आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग, इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना, और साथ ही ये तय करना कि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से कौन कौन सी सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित होंगी। अच्छा, और क्या ये आरक्षण हमेशा के लिए है? देखिए, शुरू में संविधान में ये व्यवस्था 10 साल के लिए की गई थी, लेकिन संसद ने इसे कानून बनाकर समय समय पर आगे बढ़ाया है। अभी ये 2030 तक के लिए लागू है। और क्या किसी और समूह के लिए भी आरक्षण की बात है? हाँ, काफी समय से महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की मांग चल रही थी, और हाल ही में 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। हाँ, ये तो काफी चर्चा में था। इसमें क्या प्रावधान है? 1/3। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि ये लागू कब होगा ये अगले परिसीमन और जनगणना पर निर्भर करेगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये कानून बन चुका है। ठीक है, तो हमने चुनाव प्रणाली, एफपीटीपी, पीआर और आरक्षण की बात कर ली। निष्पक्ष चुनाव के लिए और क्या चीजें जरूरी हैं? हाँ, और भी कई महत्वपूर्ण पहलू हैं।
एक तो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश के हर वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वर्ग या क्षेत्र का हो, वोट देने का अधिकार है। वयस्क मतलब? वयस्क मतलब एक निश्चित उम्र पूरी कर चुका हो। पहले ये उम्र 21 साल थी। हाँ, मुझे याद है, पहले 21 थी। हाँ, लेकिन 1989 में 61st संविधान संशोधन के जरिए वोट देने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। अच्छा, 1989 से 18 साल है, तो अब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हर भारतीय नागरिक वोट दे सकता है, बशर्ते उसका नाम वोटर लिस्ट में हो। बिल्कुल, बिना किसी और भेदभाव के। ये लोकतंत्र की बुनियाद है। सही बात है। वोट देने का अधिकार तो हो गया, क्या चुनाव लड़ने का अधिकार भी सबको है? हाँ, लगभग सबको। इसे कहते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार, राइट टू कंटेस्ट। जैसे वोट देने का अधिकार है, वैसे ही कुछ शर्तों के साथ चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। क्या शर्तें हैं? मुख्य शर्त उम्र की है। जैसे लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। अच्छा, वोट देने के लिए 18, लड़ने के लिए 25। हाँ, राज्यसभा या विधान परिषद के लिए 30 साल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल। इसके अलावा कुछ और अयोग्यताएं भी हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या कुछ गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया हो। आपराधिक मामले, इस पर तो काफी बहस होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। कानून ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई है, तो वो सजा के दौरान और उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर मामला सिर्फ चल रहा है, सजा नहीं हुई है, तो चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, जब तक कि वो व्यक्ति जेल में न हो। इस पर सुधारों की बात चलती रहती है। ठीक है। तो हमने वोट देने का अधिकार देखा, लड़ने का अधिकार देखा, आरक्षण देखा, चुनाव प्रणाली देखी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब नियम कानून सही से लागू हों, चुनाव निष्पक्ष हों, ये कौन सुनिश्चित करेगा? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके लिए हमारे संविधान ने एक बहुत शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्था का प्रावधान किया है, भारत का चुनाव आयोग, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग। हाँ, इनका नाम तो चुनावों के वक्त बहुत सुनने को मिलता है। बिल्कुल, संविधान का अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 कहता है कि संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल चुनाव आयोग की होगी। सारी जिम्मेदारी आयोग की, मतलब सरकार को कोई रोल नहीं। चुनाव प्रक्रिया के संचालन में सरकार का सीधा रोल नहीं होता। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। अच्छा, ये आयोग बनता कैसे है? कौन होते हैं इसमें? मूल संविधान में तो सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन 1989 में इसे बहुसदस्यीय बनाया गया। फिर कुछ समय एक सदस्य रहा, पर 1993 से ये फिर से बहुसदस्य है। तो अब कितने सदस्य होते हैं? अब इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी कुल 3 सदस्य। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर। अगर नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है, तो फिर ये स्वतंत्र कैसे हुए? सरकार का दबाव नहीं रहेगा इन पर? ये बहुत वैलिड सवाल है। इसीलिए संविधान ने इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कुछ खास इंतजाम किए हैं। क्या इंतजाम? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये कि मुख्य चुनाव आयुक्त CEC को पद से हटाना बहुत मुश्किल है। उन्हें केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर। अच्छा, यानी सरकार अपनी मर्जी से उन्हें हटा नहीं सकती? बिल्कुल नहीं। इससे उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलती है। वो बिना किसी डर या दबाव के निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं। और बाकी 2 चुनाव आयुक्त, क्या उन्हें हटाना आसान है? उन्हें हटाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर। तो यहाँ भी एक सुरक्षा कवच है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। ठीक है, तो ये तो हो गई आयोग की संरचना और स्वतंत्रता की बात। अब आते हैं इनके काम पर। क्या क्या काम करता है चुनाव आयोग? इनके काम का दायरा बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो ये वोटर लिस्ट तैयार करवाते हैं और उसे समय समय पर अपडेट करवाते हैं।
ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी योग्य नागरिकों के नाम लिस्ट में हो और जो योग्य नहीं रहे, जैसे जिनकी मृत्यु हो गई हो, उनके नाम हटा दिए जाएं। हाँ, वोटर लिस्ट तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर चुनाव का पूरा कार्यक्रम स्केड्यूल तय करना, कब नामांकन होगा, कब वोटिंग होगी, कब गिनती होगी, ये सब चुनाव आयोग ही तय करता है। अच्छा, सरकार नहीं तय करती कि चुनाव कब होंगे? नहीं, चुनाव की तारीखें और पूरा शेड्यूल चुनाव आयोग घोषित करता है। ठीक है। और फिर चुनाव के दौरान ये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है। आचार संहिता, ये क्या होती है? ये कुछ नियम और दिशा निर्देश होते हैं जिनका पालन सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान करना होता है, जैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना, धर्म या जाति के नाम पर वोट न मांगना, वोटरों को रिश्वत या धमकी न देना वगैरह। अच्छा, ताकि चुनाव निष्पक्ष माहौल में हो। हाँ, आयोग इस पर नजर रखता है और उल्लंघन होने पर कार्रवाई भी कर सकता है। और क्या काम है आयोग के? राजनीतिक दलों को मान्यता देना, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है, कौन सी राज्य स्तरीय है, ये आयोग तय करता है। उन्हें चुनाव चिन्ह, इलेक्शन सिंबल्स आवंटित करना भी आयोग का ही काम है। हाँ, जैसे हाथ, कमल, हाथी, साइकिल, ये सब। बिल्कुल, ये चुनाव चिन्ह आयोग ही देता है और अगर जरूरत पड़े तो आयोग किसी पोलिंग बूथ पर या पूरे निर्वाचन क्षेत्र में ही चुनाव को रद्द करके दोबारा चुनाव रीपोल कराने का आदेश भी दे सकता है। किन हालात में? अगर वहां गड़बड़ी हुई हो, बूथ कैप्चरिंग हुई हो या हिंसा हुई हो, जिससे निष्पक्ष मतदान संभव न हो पाया हो। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। आपके काम में लगी होती है, जैसे जिलाधिकारी, पुलिस, शिक्षक आदि, वो चुनाव आयोग के नियंत्रण और निर्देशन में काम करती हैं। मतलब उस दौरान वो सरकार के बजाय चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं। हाँ, चुनाव संबंधी कामों के लिए वो आयोग के प्रति जवाबदेह होते हैं। आयोग उनका तबादला भी कर सकता है अगर जरूरी समझे। वाह, तो चुनाव आयोग वाकई में काफी शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्था है। हाँ, और पिछले कई दशकों में, खासकर टी.एन. शेषन के समय से, चुनाव आयोग ने अपनी इन शक्तियों का काफी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे भारतीय चुनावों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ी है। ये सब सुनकर तो लगता है कि हमारा चुनावी सिस्टम काफी मजबूत है, लेकिन क्या इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है? सब कुछ परफेक्ट है? क्या क्या सुझाव आते हैं सुधारों के लिए? कई तरह के सुझाव आते हैं। एक बड़ा सुझाव तो यही है कि क्या एफपीटीपी सिस्टम की जगह हमें पीआर का कोई मिला-जुला रूप, मिक्स्ड सिस्टम अपनाना चाहिए, ताकि वोटों और सीटों का तालमेल बेहतर हो सके और छोटी पार्टियों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। अच्छा, एफपीटीबी को बदलने की बात होती है। और एक बहुत बड़ी चिंता है चुनावों में पैसे का बढ़ता जोर, धन बल का प्रभाव। चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो गया है, तो सुझाव आते हैं कि चुनाव खर्च की सीमा को सख्ती से लागू किया जाए, या फिर सरकार की तरफ से चुनाव का खर्च उठाने, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पर विचार किया जाए। हाँ, पैसे का खेल तो बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल। फिर एक मुद्दा है राजनीति का अपराधीकरण, यानी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का चुनाव लड़ना और जीतना। इस पर रोक लगाने के लिए और कड़े कानूनों की मांग होती है। ये भी बहुत गंभीर मसला है। हाँ, इसके अलावा राजनीतिक दलों के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र लाने की भी बात होती है। पार्टियों के अंदर भी चुनाव हो, उनके चंदे का हिसाब किताब पारदर्शी हो। तो ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहां सुधारों की बात होती है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि सुधार सिर्फ कानून बदलने से नहीं आते। कानूनी सुधार जरूरी हैं, लेकिन उनके साथ साथ नागरिकों की जागरूकता, मीडिया की भूमिका, सिविल सोसाइटी संगठनों की सक्रियता, ये सब मिलकर ही चुनावी प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं। सही बात है, ये सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है भारत की चुनाव प्रणाली की? हमारी चुनाव प्रणाली ने तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत के वोटरों को ये शक्ति दी है कि वो अपनी पसंद की सरकार चुन सकें, और अगर वो सरकार ठीक काम न करे तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से बदल भी सके। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वोटरों की भागीदारी खासकर पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ी है। महिलाएं, वंचित वर्ग, युवा सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सिस्टम ज्यादा समावेशी, इंक्लूसिव हुआ है। और चुनावों की निष्पक्षता? ज्यादातर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र माने जाते हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ शिकायतें आती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर चुनाव प्रक्रिया की साख बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हारने वाली पार्टियां भी आमतौर पर नतीजों को स्वीकार करती हैं और सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण होता है। ये बात तो है,
हमारी चुनाव व्यवस्था और खासकर चुनाव आयोग ने देश विदेश में काफी सम्मान पाया है। बिल्कुल, इसकी साख बनी है और ये सब कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं के उन बुनियादी फैसलों को सही साबित करता है जिन्होंने एफपीटीपी, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र चुनाव आयोग जैसी व्यवस्थाओं को चुना और एक मजबूत लोकतांत्रिक आधारशिला रखी है। हाँ, उनकी दूरदर्शिता थी। लेकिन जैसा कि आपने कहा, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। सवाल ये कि सिर्फ कानूनों और आयोगों पर निर्भर रहने के बजाय हम सब नागरिक के तौर पर, राजनीतिक दल, मीडिया, दूसरी संस्थाएं, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को और ज्यादा सार्थक, और ज्यादा भरोसेमंद और असल मायने में लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप बनाने के लिए लगातार अपनी भूमिका को और बेहतर कैसे निभा सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना और इस पर अमल करना होगा।